नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना केस की रफ्तार 2 लाख के पार जा चुकी है और मरने वालों की तादाद 1000 से ऊपर है। यह कोरोना की दूसरी लहर का कहर है और हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक कोरोना यह कहर बर पाएगा, कब इसकी धार में कमी आएगी। हमने यही सवाल देश के कुछ दिग्गज डॉक्टर से, कुछ विशेषज्ञों से पूछा। जवाब यह मिला कि इस महीने तो राहत के आसार नहीं है और हमें मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, तभी कुछ उम्मीद कर पाएंगे कि केस में कुछ कमी आए। भारत में कोरोना के मामले 2 लाख का डराने वाला आंकड़ा पार कर गए हैं। सिस्टम हाँफ रहा है और सरकारें लाचार दिख रही हैं। आखिरकार क्यों इस बार ये दूसरी लहर काबू नहीं आ रही और मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? आखिरकार कब काबू आएगा कोरोना? कोरोना का ग्राफ कब नीचे आएगा? कोरोना की धार और मार कब काबू आएगी? हाल फिलहाल तो कोरोना काबू में आता नहीं दिख रहा। बुधवार को तादाद 2 लाख का आंकड़ा पार कर गई। डबल म्यूटेंट वाले स्ट्रेन से कोरोना तेज रफ्तार से फैल रहा है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि आखिरकार कोरोना पर कब तक कंट्रोल पाया जाएगा। कम से कम 2 विशेषज्ञ पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि मई के आखिरी या जून के पहले हफ्ते में कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। That may happen any time in the next about 4 to 6 weeks time. Or maybe a little bit longer. I don't know if anybody can answer that with any kind of certainty. Hopefully, it will decline very soon, and that the numbers will become more controllable. So it's a very alarming situation, and it will be a few weeks. But then there is no guarantee that there's not going to be a third wave, and clearly we need to do some thinking, some introspection, and some planning ahead to avoid this. हालांकि 2 विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने के भीतर कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन कुछ मॉडल ये बता रहे हैं कि पीक आने से पहले कोरोना जबरदस्त मार करेगा। कुछ राज्यों में तो 1-1 लाख केस तक सामने आ सकते हैं। What the model says a very a grim scenario in some of the states. Both Uttar Pradesh and Bihar have a reproductive number of 2.8, 2 and 3 as of now, which means that each person is spreading to 3 more people, which means that the cases are only going to increase in the future. Not currently, they might be not having that many cases. असल में कोरोना इस वजह से बेकाबू हो रहा है क्योंकि इसके सैकड़ों वेरिएंट सक्रिय हैं। इसकी वजह से ये जांच रिपोर्ट से भी पकड़ नहीं आ रहा। आप चौंक जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 5000 से ज्यादा वेरिएंट सक्रिय हैं। The virus has mutated. India started with 1 or 2 variants when we started sequencing early in the month of January. Now we have double mutants, triple mutants, and in fact there are about 5000 mutant variants of this. कोरोना काबू कैसे आएगा, इस पर हमने एक्सपर्ट से पूछा। राय ये उभरी कि फिलहाल हमें जिंदगी का अंदाजा बदलना होगा। मास्क से नाता मजबूत करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन भी तभी फायदेमंद होगा जब जिंदगी के तौर तरीके बदलेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो कोरोना को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि हमारे साथ 3 मेहमान इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली आ चुके हैं, जनरल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के और सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। कल भी आपने डॉक्टर गौतम बंसाली को इसी कार्यक्रम में आज तक पर सुना। हमारे साथ डॉक्टर ओम श्रीवास्तव होंगे, जो कि डायरेक्टर है जसलोक हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस और मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स के वो भी। और हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव होंगे, जो कि चीफ न्यूरोसाइंस है, चीफ है न्यूरोसाइंस सेंटर एम्स के। तीनों से हम बात करेंगे। डॉक्टर गौतम भंसाली, जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, आज का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में देश का 2 लाख से पार है। क्या अभी तक कोई ये समझ पाया कि ये कौन सा म्यूटेंट है? ये भारत में जो नया म्यूटेंट आ गया, ये
अलग किस्म का है, इसकी विशेषता क्या है, इसको पहचानना क्यों मुश्किल है? जी रोहित जी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से, ये सेकेंड वेव है जिसको हमें एक्सेप्ट पहले नहीं कर रहे थे, अभी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सेकेंड वेव है। यस, थोड़ा ज्यादा डेंजरस है, पहले हमें लग रहा था कि इन्फेक्शियस ज्यादा है, बट शायद इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। लेकिन अब जब तक जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह के पेशेंट जो हम लोग डे टू डे देख रहे हैं, एक तो यंग पेशेंट में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, यंग पेशेंट बहुत जल्दी हैप्पी हाइपोक्सिया में जा रहा है, सडनली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और बहुत ही जानलेवा साबित हो रहा है ये वाला वायरस का म्यूटेशंस डेफिनेटली हुआ है। वो जीनोमिक सीक्वेंस वगैरह के लिए हमने एनआईवी पूना में सब टेस्टिंग वगैरह भी भेजा है, बट जिस तरह का वायरस का ये रोल दिख रहा है उसे लग रहा है कि म्यूटेशन से डिफरेंट टाइप के म्यूटेंट वगैरह हुए इसके अंदर। लेकिन ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल वगैरह है वो जो पहले था उस टाइप का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। इसे वायरल डिजीज, इसमें कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट में नहीं है। ट्रीटमेंट का एक ही तरीका इसके अंदर है, वो है प्रिकॉशंस। जितना ज्यादा हम प्रिकॉशंस रखेंगे, हम अपने आप को इन्फेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरों को उससे बचा सकते हैं इन्फेक्शन होने के लिए। इसीलिए महाराष्ट्र में अभी एक तरह से मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं या सेल्फ लॉकडाउन कह सकते हैं, इसको इम्पोज किया गया है। लोगों को समझाया गया कि आप घर के अंदर रहिए, क्योंकि ये वायरस, ये जो लहर है, ये जो सेकंड वेव है, वो अच्छी नहीं है, वो खतरनाक है। एक तरह का ये साइक्लोन है, तूफान है, तूफान आ रहा है, हमको साइड में हटना है, हमको घर के अंदर रहना है। तूफान से जाके मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, तकलीफ हमारे को ही होने वाली है। डॉक्टर साहब, हर आदमी यही जानना चाहता है कि इससे राहत कब तक मिलने लगेगी। आप लॉकडाउन और सेल्फ लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, मिनी लॉकडाउन और सेल्फ लॉकडाउन की। मुंबई में हो चुका है, दिल्ली में कल से लागू हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के लिए हो गया। जो मुंबई में कल से मिनी लॉकडाउन शुरू हुआ, उसका असर आप कब से उम्मीद करते हैं कि दिखने लगेगा? क्योंकि केसेस तो आज भी 58,000 है महाराष्ट्र में। जी रोहित जी, मुझे लगता है कि इसका असर आते आते 2 हफ्ता, हमेशा 2 हफ्ते का टाइम रहता है, 2 हफ्ता 2 वीक इसमें लगने वाला है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक तरह का तूफान है, साइक्लोन है, जो साइक्लोन तूफान जिस स्पीड से आता है जाता भी वापस उसी स्पीड से। सो हमारे को ये 3 से 4 हफ्ता पूरे हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए 2 हफ्ते के लिए तकलीफ है, बाकी कंट्री के लिए लगभग 1 महीना, 4 हफ्ता की तकलीफ है। 4 महीना थोड़ा सा आपको इससे बच करके रहना है, उसके बाद मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। डॉक्टर पद्मा, हर आदमी एक ही चीज जानना चाहता है, क्या डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ये बता पाने की स्थिति में है कि ये केसेस कहां तक जाएंगे? ये जो सर्ज हो रहा है ये कितना ऊपर तक जाएगा? पिछली बार 97,000 था, इस बार आज हम बात कर रहे हैं तो 2 लाख केसेस पर डे आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट जो भी हमारे पास इतनी ज्यादा तरक्की है, साइंस है, ये है, प्रिडिक्शंस है, मैथमेटिकल मॉडल्स है, ये सब हुआ है, पर मेरे आई थिंक एज फार एज आई बिलीव जो एक्चुअल एविडेंस हमारे पास जो है ना रोहित जी, वो जो 100 इयर्स पहले जो हुआ है उसमें आपने देखा है ना, स्पेनिश फ्लू में एक पहला वेव था, सेकेंड वेव जरूर आई, उसके बाद तीसरा वेव भी आई है, और तीसरा वेव पहली वेव से भी ज्यादा था पर सेकेंड वेव से कम था, उसके बाद खत्म हो गए। और वो 100 इयर्स पहले और अब हमारे पास क्या फर्क क्या है? एक है वैक्सीन और दूसरा है कि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, जैसे वी डील विद क्रिटिकली केयर, क्रिटिकल इल पेशेंट्स जैसे हम करते हैं, वो अच्छी तरफ उसमें एडवांस आई है। पर बिहेवियर में तो कोई देयर इज नो चेंज, ह्यूमन बिहेवियर सेम ही है। तो इस तरह से हम देखें तो सेकेंड वेव वाज प्रोबेबली प्रिडिक्टेड फ्रॉम डे 1, वो आ गया, वो पहले से स्टीप होगा तो वो भी पता है। तो पहले से हमारे जो पॉपुलेशन बढ़ी है, देयरफॉर केसेस तो बढ़ता ही है। अभी जो मॉडल्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मई में ये पीक होगा और मई एंड तक धीरे धीरे ठीक होगा। अब वो सम प्रिडिक्शन मॉडल्स ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में it's almost coming to a peak and it will slowly settle down after some time, but वो sometime क्या है is probably unpredictable because पहले वाले prediction models कोई भी सच नहीं निकला। तो what do we have currently? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है 2 हफ्ते होगा आई थिंक मिनिमम, जहां अगर हमारे बिहेवियर, मैं यही नहीं कह रही हूँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट गवर्नेंस ऑल्सो, ऑल इन ऑल टुगेदर प्रोबेबली 2 हफ्ते में जो स्टेट्स पीक हुए हैं वो धीरे धीरे प्लेट्यू होके मे भी कम हो सकता है। एंड वैक्सीन्स वगैरह जो आता है उसका भी असर मे बी इट विल कम आफ्टर नाउ। स्पुतनिक वी विल कम इन May, then June roll out, तो मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 months। बट सेड दैट
जो अभी जो पॉपुलेशन हमारे कुंभ मेला से, हमारे रैली से जो वापस जाएंगे ना, तो उनके जो जाते हैं जो दूसरे स्टेट्स पीक होंगे। तो अगर हम सारा हिंदुस्तान देखें तो नंबर्स तो अभी कम तो नहीं हो पाएगा, बट स्टेट वाइज, रीजन वाइज पीक होके कम होते जाएंगे। आई थिंक मेट्रोस में जो है, दिल्ली तो अभी बढ़ेगा सर, वो तो सबको पता ही है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू नो। पद्मा जी कि महाराष्ट्र में आपने कहा एक तरीके से पीक आ चुका है लगभग और अब वो सेटल डाउन हो रहा है, लेकिन दिल्ली में एक्सपर्ट्स आर सेइंग, तो मैं तो कोविड पंडित नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट द मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर टेलिंग अस। तो दिल्ली में क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि पीक का मतलब क्या, कितने ऊपर तक पर डे केसेस जा सकते हैं? अभी तो 17,000 हो गया ना सर कल, है ना। सो दिस एंड वो जो परसेंटेज जो चेंज है आप देखिए कितनी एक्सपोनेंशियल है ना। सो इट वाज लाइक 11, सो देन 14, 13,000 समथिंग, देन एकदम से 17,000, ऑलमोस्ट 3-4,000 का। उस हिसाब से देखे तो आज मे बी 20,000, मे बी इट विल गो टू 25। तो हम कुछ लोग तो कहते हैं कि 30-35,000, बट ये सच है या नहीं है मुझे नहीं पता। But if we look at and हम अगर if we gear up for the worst, तो at least वो अगर होगा तो हमारे पास वक्त होगा उसको to deal with that situation. तो I think we should expect that numbers and not be lackadaisical or complacent. मैं यही मान के चलती हूँ कि हमको लगना है कि हम उस नंबर तक शायद पहुंच जाएंगे. So we should gear our resources for that. अगर उतना तक नहीं हुआ तो अच्छी बात है, पर अगर ऐसा हो we should not be caught napping. लेकिन डॉक्टर साहब रिसोर्सेज तो अभी जवाब दे चुके हैं, आप भी देख ही रहे होंगे अलग अलग शहरों से, वो चाहे मेट्रो सिटीज ही हैं देश के बड़े बड़े ए क्लास सिटीज कहे जाते हैं, वहां के हालात कैसे हैं आपको भी दिख रहा होगा. इससे ज्यादा तो रिसोर्सेज शायद है नहीं लोगों के पास, अब ना सिस्टम के पास है, और सिस्टम ने भी एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए. तो अगर इससे वर्ष होती हैं चीजें तो क्या केवल लॉकडाउन ही एक इलाज है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? आप मेरे से पूछ रहे जी जी डॉक्टर. तो लॉकडाउन का जो मतलब भी थोड़ा सा चेंज हो गया. जो लॉकडाउन पहले हमारे पास था कि मार्च 24 वो जो पिछले साल का, दैट वाज अ लॉकडाउन. वो सडनली हुआ, एवरीथिंग गॉट लॉकडाउन. पर अभी जो है वही स्थिति शायद मुश्किल है, ओनली बिकॉज जो ट्रैक पे चलनी है, इकोनॉमी ऑल्सो ऑन ट्रैक, तो उसके साथ साथ कोरोना भी ट्रैक में आ गई है. बट देयर इज, इट्स अ टाइट रोप वॉक. So said that, abhi I think as far as like as a common man, with the common sense I'm just telling you कि जो सुविधाएं हमारे पास है वो ऑप्टिमल रिसोर्सेस में देखा जाए तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शंस जो अगर हमारे पास रेट पे है अभी भी कुछ इन मोस्ट ऑफ द इलाके में मोर्टेलिटी रेट अभी भी 2% से कम है. उस हिसाब से क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा है, we have lot of people requiring ventilators. but अगर हमारा क्राउडिंग उतना ज्यादा नहीं होता थी, हर पर्सन जाके जैसे प्रॉब्लम हुआ जाके भर्ती ना हो. सेकंड, ये होर्डिंग हो रहा है ना, जो मेडिसिन का होर्ड होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ फनी रिपोर्ट्स दैट वी आर हियरिंग कि वैक्सीन गायब हो रहा है. दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर नहीं हो, जो ह्यूमन नेचर समटाइम्स आ जाते हैं. ऑप्टिमल रिसोर्सेस, उसी में गवर्नेंस आ जाना चाहिए. तो आई थिंक वी कैन स्टिल बी केपेबल. एंड पहले जैसे हम बड़े इलाके में बड़े 1000 बेड्स का जो स्ट्रेंथ का ऑक्सीजन पोर्टल से अगर कंस्ट्रक्ट कर दे, अभी हो रहा है. आई थिंक नेक्स्ट 1 वीक में वो भी आ जाए, विल स्टिल बी एबल टू डील विद दिस सिचुएशन. आई एम कॉन्फिडेंट. डॉक्टर ओम श्रीवास्तव भी हमारे साथ आ गए हैं, वो भी महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य हैं. डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो कोविड वेव में उछाल अभी दिखाई दे रहा है, ये कब तक सेटल डाउन होगा? कब तक लोग ये उम्मीद करें कि केसेस आने कम होंगे और थोड़ा सा डर कम होगा? सवाल आपका 2 हिस्सों में है. कब तक ये उम्मीद करें कि ये कम होने वाला है और कब तक डर कम होएगा? देखिए, इसमें कब तक कम होएगा वो तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और बहुत सारे रीजंस में जो इस समय जो कुंभ मेला है, जो इलेक्शन रैलीज हैं, जो स्टेट्स इलेक्शंस के लिए जाने वाले हैं, उन सब में जितनी क्राउडिंग हो रही है, उन सब का कॉन्सिक्वेंस तो हम लोग शायद देखने वाले हैं. आप देखिए, जो फार्मर्स रैली हुई थी
उसके बाद जो नंबर्स दिल्ली पंजाब में उन जगहों में नजर आए, ये सारा परिणाम था जो अनकंट्रोल्ड क्राउड जो सारे समय एक जगह पर इकट्ठा बना रहा। ये अगर हम लोग ये बंद नहीं करेंगे तो आप लॉकडाउन आप थोड़ी देर के लिए कर लें, लेकिन ये परमानेंट रिजल्ट तो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं होने वाला है। ये कम होने के लिए हम लोगों को खुद सबसे पहले अपने तरीके, अपने रवैये बदलने पड़ेंगे। इसमें कोई भी प्रांत, कोई भी प्रशासन, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कर पाएगी कि आपने अगर अपने तरीके नहीं बदले तो ये नंबर्स कम नहीं होने वाले हैं। ये जरूरी है मेरा कहना भी, और ये जरूरी भी है कि किसी तरीके से हम लोग ये बातें आम आदमी को या जो लोग सड़क पर हैं उनको बता सके। डर के लिए जो आपका सवाल है, उसमें डर में देखिए, आप डर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अस्पताल के बेड्स कम हैं या वेंटिलेटर्स नहीं है या रेमडेसिविर नहीं है, जो भी आपके मन में जो भी बात है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो बीमारी है वो करीब 100, अगर जो 100 लोग बीमार होते हैं तो उसमें करीब एक 85-90 लोग उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इन्फेक्शन हुआ है। ये जो आखिर के 10 लोग या इवन आखिर के जो 5 लोग हैं जिनकी बीमारी बढ़ जाती है, जिनको ये जरूरत पड़ती है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या आईसीयू की या वेंटिलेटर की, इसमें ये दिक्कत आती है। इसलिए जो ज्यादा से ज्यादा द वास्ट मेजॉरिटी उनको तो हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए घर पे या कोविड केयर सेंटर्स, इन सब जगहों पे इलाज हो सकता है और बड़े आराम से इलाज हो सकता है, और रिकवरी भी ऐसी हो सकती है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। ये दोनों चीजों का जो अप्रोच है, मेरे ख्याल से हम लोगों को एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। एक बार हम लोगों को दोबारा अपने तरीकों पर एक बार गौर करने की जरूरत है कि जब तक वो नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये जो किस्सा है ये बार बार हम लोग के जीवन में आने वाला है, आते रहेगा। डॉक्टर साहब, गिवन के उत्तराखंड की सरकार ने साफ तौर पे आज कह दिया है कुंभ तो चलेगा और 30 अप्रैल तक होना है, 30 अप्रैल तक रहेगा। चुनाव आयोग एक मीटिंग करने वाला है कल, उसको लेके उम्मीद की जा रही है कि बंगाल के इलेक्शंस पर वो कोई कॉल ले, शायद रैलीज को लेके कुछ कर्ब किया जाए। लेकिन अगर हम ये मान लें कि चुनाव भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, और कुंभ भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, और फार्मर प्रोटेस्ट भी ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, तो क्या आपको कोई अनुमान, कोई अध्ययन ऐसा दिखता है जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि कब तक परिस्थितियां कंट्रोल में आएंगी? तो अगर जो परिस्थिति, अगर जो ये जितनी रोग की हम लोग बात कर चुके हैं, अगर परिस्थिति चेंज होने वाली होती तो मेरे ख्याल से अब से लेके एक 4-6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, शायद 2 महीने के अंदर परिस्थिति चेंज हो जाती। लेकिन अगर ये तरीका चलता रहा तो शायद 2 महीने से ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा ये तो कहना मुश्किल है। सेकेंड वेव आप हिस्टोरिकली देखिए, जब से एपिडेमिक्स की हिस्ट्री है, सेकेंड वेव तो फर्स्ट वेव से हमेशा ही ज्यादा घातक रहा है, कम तो नहीं रहा है। तो अगर जो ये बढ़ता रहा, चलता रहा, तो शायद बजाय इसके कि 2 महीने में खत्म हो जाए, उसको शायद और कई महीने लगे। मगर ये हमारे हाथ में है, ये हम लोगों के हाथ में है कि हम लोग अपना तरीका, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई सरकार सारे देश के लिए, सारे प्रांत के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे शहर के लिए, कोई भी सरकार कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती जिसमें सारी चीजें एक साथ इकट्ठा की जा सकें, जिसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं हो, या कोई रोल ऐसा हो जो उनको बहुत कम मेहनत करने की जरूरत पड़े। सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत कम्युनिटी को है, इंडिविजुअल को। तो कितना समय लगेगा ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन अगर ये तरीके न बदले तो मेरे ख्याल से बहुत समय लगने वाला है। डॉक्टर गौतम बंसाली, आप इस अनुमान से सहमत हैं कि हर राज्य में हो सकता है हर दिन 1-1 लाख केस आने लगे? जी रोहित, जिस तरह से भीड़ भड़ाका चल रहा है, जिस तरह से पब्लिक सड़कों पे आ रही है, लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, या जिस तरह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें वैक्सीन लग गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, वैक्सीन के बाद मुझे कोविड नहीं होने वाला है। एक चीज दिमाग से गलतफहमी बाहर निकालनी है कि वैक्सीन दोनों शॉट लगने के बाद भी कोविड हो सकता है, होता है। हमारे पास पेशेंट से, हाँ, दोनों डोज लगने के बाद में इतना घातक नहीं रहता है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता है, माइल्ड रहता है। लेकिन आप कैरियर रहते हो, आप माइल्ड होने के बाद अपने घर में बड़े बुजुर्ग या बच्चों को इन्फेक्शन देते हो। और जिस तरह से अगर हमारा कोविड बिहेवियर अगर ढंग का नहीं रहता है, हम अगर सेल्फ लॉकडाउन को अडॉप्ट नहीं करते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हर स्टेट में पर डे के 1 लाख से ज्यादा केस हो सकते हैं, हर स्टेट।
पर डे के 1 लाख के ऊपर केस। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से डर लग सकता है लोगों को, और लेकिन इसको अगर चेतावनी की तरह ले, इसको अगर एक वार्निंग बेल की तरह ले, तो ये आने वाले दिन के लिए एक बेहतर रास्ते की दिशा दिखाने वाली बात हो सकती है। मैं वापस आऊंगा आपके पास बात करने के लिए डॉक्टर गौतम बंसाली। डॉक्टर पद्मा भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर ओम श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। कोविड की ये जो दूसरी लहर कहर बरपा रही है, ये कब तक जारी रहेगा, आखिर कब तक इस पर काबू आएगा, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मॉल, जिम, स्पा वीकेंड में बंद रहेंगे। यह वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार यानी कल रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सिनेमा हॉल में सिर्फ 30% दर्शकों को बैठने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी के लिए छूट दी गई है। साप्ताहिक बाजार एक जोन में सिर्फ एक लग सकेगा। जरूरी सेवाओं को कर्फ्यू की पाबंदी से अलग रखा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। तो सुना आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और देश इस समय जो लड़ रहा है वो एक देसी वेरिएंट से लड़ रहा है, म्यूटेंट के, जिसको जिम्मेदार माना जा रहा है मौजूदा हालात के लिए। और ये ज्यादा घातक है, इसको पकड़ना आसान नहीं है, ये एंटीबॉडीज पर भारी पड़ता है और कई और देशों में भी ये फैल चुका है। इसके साथ ही साथ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कंटेनमेंट जोन की स्थिति इस वक्त क्या हो चुकी है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, इन सारे इलाकों में ये जो लाल बिंदु आप देख रहे हैं, ये सब कंटेनमेंट जोन हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। तीनों देश के जाने माने डॉक्टर हैं और 2 डॉक्टर्स उनमें से महाराष्ट्र की कोविड-19 टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव एम्स से हमारे साथ हैं। डॉक्टर पद्मा, हम और आप जहां बैठे हैं इस समय दिल्ली और नोएडा में, हमारे आसपास 6000 कम से कम कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सरकार ने कहा कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाएंगे ताकि इसको कर्ब किया जा सके। आपको लगता है छोटे कंटेनमेंट जोन्स या ऐसा लॉकडाउन जिसमें आधा खुला आधा बंद है, वो मदद करता है कोविड को रोकने में या करेगा? अभी तो मुझे मैजिक फॉर्मूला तो कुछ भी नजर नहीं आ रही है, टू टेल यू फ्रैंकली रोहित जी, बिकॉज दिस हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। परंतु सेम थिंग कि जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि वी हैव टू कीप ऑन ट्रैक जो ऑलरेडी खुल गया है एंड प्रायोरिटाइज सर्विसेज है। जैसे एक वेलकम डिसीजन ये था कि एटलीस्ट क्लास 10 क्लास 12 एग्जाम्स तो है ही नहीं, तो दैट वाज अ मेजर कंसर्न। एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बंद है, तो नॉन प्रायोरिटाइज सर्विसेज बंद हो गया। कंटेनमेंट जोन्स का यही है कि आप एसेंशियल सर्विसेज तो चालू है पर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को बंद कर दिए हैं। और इन कंटेनमेंट जोन्स में जो एक्टिविटी, आप रोहित जी आप देखिएगा, जो भी फैला हुआ है वो मूवमेंट से ही तो फैला हुआ है, मूवमेंट ऑफ पीपल। सो मूवमेंट को ही कर्टेल कर रहे हैं। समटाइम्स इट इज इम्पोज्ड, जो सेल्फ नहीं कर पा रहे तो वो इम्पोजिशन से ही हो पा रही है। तो आई थिंक इट शुड मेक अ डिफरेंस। पर पूरी तरह लॉकडाउन तो अभी काम नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। पर बाकी देशों में ये किया था, जैसे ही दूसरी वेव शुरुआत हुई दोबारा लॉकडाउन हो गई,
हालांकि वो फेस्टिवल सीजन, इनफैक्ट इट इज नियर क्रिसमस, वो पूरा लॉकडाउन करके उनकी वैक्सीनेशंस को इतना रैंप अप कर दिया ताकि आपने देखा कि बाकी देशों जैसे यूके वगैरह अब ये खुल रहा है, बट दे आर ऑल्सो प्रीएम्प्टिंग अ थर्ड वेव। तो वो अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को वो उतना ही जोर से लगाया हुआ है कि थर्ड वेव ना आए। आई थिंक भारत देश भी उसी को करना चाहिए। अब पूरा लॉकडाउन तो नहीं है जैसे सब लोग आपको बता रहे, ये कंटेनमेंट जोन्स तो आवश्यकता तो है ही है टू कर्टेल मूवमेंट। क्या हम सही रास्ते पर हैं? हम जो कर रहे हैं वैसे ही करना चाहिए या कोई और सुझाव आपको लगता है जो आप देना चाहें? आप मेरे से पूछे रोहित जी? सॉरी डॉक्टर पद्मा, आप ही से पूछ रहा हूँ। ठीक। तो इसके अलावा जो डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी यही कहा कि सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है। वो कुंभ में भी देखा है रोहित जी, वो कहते हैं कि क्यों यूपी की प्रशासन ने या उत्तराखंड के प्रशासन ने क्यों बोला कि ये कुंभ मेला हम कर देंगे, पर वो करे या ना करे, लोग तो अपने आप आए हैं ना। वो लाखों जो डिवोटीज है जो भी हो, अपने आप, उनको तो कोई बुलाया नहीं, अपने आप आए। तो वो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना उनमें, क्यों आए कि वो एक्सपोज कर दिया। देयर इज साइंस आल्सो देयर। फिर भी उन्होंने, और हमको ये पता है कि आरटीपीसीआर सबको पिकअप नहीं कर पा रही है। आज नेगेटिव आए, 2 दिन में पॉजिटिव भी आ रही है। टेस्टिंग जितना भी आप रैंप अप करें, वो डिमांड एंड सप्लाई में वो डेफिनेटली वो रेशियो तो नेगेटिव में ही जा रही है, आजकल तो और नेगेटिव में जा रही है। ये सब देखते हुए भी लोग जो है अभी ये कुंभ मेला में इतने लोग आ गए, तो आई थिंक इट इज नॉट जस्ट प्रशासन, इट इज ऑल्सो सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब तक ये बिहेवियर नहीं चेंज होगा ना सर, आई थिंक वी आर इन फॉर ट्रबल। तो सब लोग यही कह रहे कि अपने आप ईच इंडिविजुअल थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, वी कैन कंटेन द कर्व। डॉक्टर गौतम बंसाली, पिछली बार जब कोविड फैला तो लॉकडाउन हुआ और कहा गया कि हम इस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे भी बुरे समय के लिए तैयारी करने का। अब जब असल में उससे भी बुरा समय आ गया है तो सवाल यह खड़ा हो गया कि हम उस समय में क्या कर रहे थे जब हमने तैयारी के लिए बंद किया था। डेफिनेटली जब लॉकडाउन किया था पहली बार, तो उस वक्त मेन काम था, ये बीमारी नहीं थी, इसका गाइडलाइन नहीं थे, प्रोटोकॉल नहीं बन रहे थे, किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं था। हमने वो सब चीजें प्रोक्योर की। आज हमारे पास में पीपी किट की प्रॉब्लम नहीं है, आज हमारे पास में टेस्टिंग इतने रैंप अप हो गए उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आज हमारे पास वैक्सीनेशन की तैयारी करनी थी वो सब कर चुके। आज हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना था, एंट्री गेट अलग होता है, एग्जिट गेट अलग होता है, डॉक्टर को पीपी किट कैसे पहनना, नर्सेस को कैसे पहनना, ड्यूटी कैसे करना, नेगेटिव टेस्ट कैसे करना, वो सब चीजें रेडी की गई है। आज हमारे पास पेशेंट आता है तो डायग्नोज होके आता है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सारा रेडी है। आज हर इंडिविजुअल पेशेंट को पता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है, ये कोविड से पहले कभी किसी को पता नहीं था। तो तैयारियां डेफिनेटली बहुत हुई है। यस, केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए, इसीलिए हम लोग चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ही ये बोल रहे हैं कि सेल्फ लॉकडाउन करो, खुद पे कंट्रोल करो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हमको रोकना है। ये अगर नहीं रोकेंगे तो हम तकलीफ में आएंगे। और आज भी हमारे पास बेड की कमी नहीं है, बेड वगैरह सब अवेलेबल है, हॉस्पिटल में है, भीड़ भाड़ है, थोड़ा एक वेटिंग थोड़ी बहुत हो जाती है, वेटिंग जिसे ज्यादा कहिए कि चॉइस का जो हॉस्पिटल है वो नहीं मिल पाता, लेकिन ऑक्सीजनेटेड बेड की कमी नहीं है मुंबई के अंदर। आज हमने एक नया डिसीजन लिया कि स्टेप डाउन होटल्स हमने लेना शुरू कर दिया मुंबई के अंदर। जैसे हमने बॉम्बे हॉस्पिटल ने हमारे पास के 3-4 होटल्स को लिया, स्टेप डाउन होटल। तो पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं, कंफर्टेबल है, विदाउट ऑक्सीजन हो गए, हम उनको यहाँ से निकाल करके होटल में रख देवे और वहां पे ऑक्सीजनेटेड बेड पे दूसरे पेशेंट को ले जिसको बेड की जरूरत है। तो व्यवस्था सारी है, अरेंजमेंट सारा है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, बट हम चाहते हैं कि केसेस कम होए। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, दिन में या 1 साल में 2 साल में पैदा नहीं किया जा सकता। इसको रोकना पड़ेगा। वायरस को रोकने का तरीका चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोके, चाहे वो लॉकडाउन से करे, मिनी लॉकडाउन से करे या सेल्फ लॉकडाउन से करे। ठीक, डॉक्टर श्रीवास्तव, लास्ट कमेंट जी, कोई सुझाव आप देना चाहें? जो कर रहे हैं वही सब करते रहें, वही तरीका है या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? देखिए, तरीके में यूँ होता है कि जब आपके सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा रहता है तो आपको अपने रिसोर्सेज हर रोज देखने की जरूरत पड़ती है कि इसमें और क्या किया जा सकता है। जो पेशेंट वॉल्यूम्स हैं ये हमेशा तो ऐसे नहीं रहने वाले, ये शायद थोड़े बढ़ भी जाएं, थोड़े कम भी हो जाएं। जैसे गौतम ने, डॉक्टर बंसाली ने अभी बताया
कि हॉस्पिटल बेड्स की अकेले दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि उस हॉस्पिटल बेड में जो रेसिडेंट डॉक्टर है, जो कंसल्टेंट है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सब लोग एक स्टेज पे ऐसे आ गए हैं जिसमें अब ये खुल के बोलते हैं कि अब हम लोग ऊब गए हैं, हम लोग थक गए हैं, हम लोग से अब ये शायद बहुत दिन नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं वो जरूरी है देखना। कहीं ऐसा हुआ कि कोविड का ये सेकंड वेव समझिए और 2 या 3 महीने चला, तो इन लोगों को, जो लोग फ्रंटलाइन हैं हम लोग के अलावा, जो लोग रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी जिनकी मैंने अभी जिक्र किया, इन लोगों के लिए इनके रिहैबिलिटेशन, इनके मेंटल स्ट्रेंथनिंग, इनके फिजिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन की जो चीजें हैं, जो कुवत है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है जी। आइसोलेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ जी। और इसके साथ हम लोगों को अपने ऑडिट करने की जरूरत है कि हम लोगों के किस प्रांत में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हैं और जो बाकी प्रांतों ने जिन्होंने काम किया है, जो सक्सेसफुल, जिनका रिजल्ट आउटकम हो चुका है, उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। ये सारी चीजें करते रहने की जरूरत है और ये ऑडिट्स और ये प्रिपरेशन, ये हर दिन हम लोगों को देखने की जरूरत है कि इसमें हम लोग और क्या सुधार ला सकते हैं और क्या एडिशन कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट्स तो खैर जरूरी है, सबसे जरूरी है, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए हम लोग क्या राहत दे सके, ये बहुत जरूरी है हम लोगों को देखना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर गौतम बंसाली और डॉक्टर पद्मा, आप तीनों का आज तक पर आने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आज तक की ये कोशिश है कि इस कोविड की दूसरी लहर के कहर में भी हम हर वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहें जो इससे लड़ने में आपके लिए, देश के लिए मददगार हो सकती है। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।